तो कैसे हो। मैं आज आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 11वीं और 12वीं की जो एक बुक लगती है हिंदी में, व्यक्ति और माध्यम, उसका चैप्टर करवाने जा रही हूँ, जनसंचार माध्यम। ये फर्स्ट ग्रेड में आता है और 12वीं के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत दिनों के बाद मैं ये क्लास ले रही हूँ, तो मैंने काफ़ी दिनों से ये बंद कर रखी थी किसी कारण और परिस्थिति के कारण। तो आज मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ, जनसंचार माध्यम। इस पाठ में संचार की परिभाषा और महत्व, संचार क्या है, संचार के तत्व जैसे स्रोत, एनकोडिंग, संदेश माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोर, संचार के प्रकार, सांकेतिक संचार, मौखिक और अमौखिक संचार, अत्यवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार और समूह संचार, जनसंचार। संचार की विशेषताएं क्या है, संचार के कार्य क्या है, जनसंचार के कार्य। तो जनसंचार के कार्य क्या है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी रखना, विचार विमर्श के मंच, ये भी इनके कार्य। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, तो किन किन के कारण भारत में जनसंचार का विकास होता है, जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट। जनसंचार माध्यमों का ये प्रभाव। तो यहाँ एक नज़र मारते हैं कि संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। ये तो हमें सबको पता है कि संचार के बिना हमारा जीवन है वो बिल्कुल अधूरा है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। संचार के कई प्रकार हैं, जिनमें मौखिक और अमौखिक संचार के अलावा अंत्यवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक समूह संचार, जनसंचार ये प्रमुख है। जनसंचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से भी अलग है। जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम भी करता है। भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों का सचेत होना बहुत जरूरी है। संचार की परिभाषा और महत्व, जरा सोचिए, सोचकर देखिए कि क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? नहीं, हम एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह सकते। हम मूक भाषा में भी एक दूसरे से बातें करते हैं, सांकेतिक तौर पर भी बातें करते हैं। तो शायद नहीं, अकेलेपन और सोने के समय को छोड़ दिया जाए तो आप अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करने लगा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बातें करने लगते हैं। सच तो यह है कि हम बिना बात किए रह भी नहीं सकते। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो यह बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान करना। जरा सोचिए कि क्या आप चुप रह सकते हैं? पहली बात तो यह है कि आप बहुत देर तक चुप नहीं रह सकते, लेकिन अगर आप चुप रहना भी चाहे तो क्या आप चुप रह सकते हैं? नहीं। तो चुप रहते हुए भी कुछ नहीं, चुप रहते हुए भी कह नहीं रहे होते। जैसे अगर आप घर या स्कूल में चुप बैठे हो तो भी आप कुछ कह रहे होते हैं। हो सकता है आप नाराज़ हो या फिर उदास हो या फिर कुछ सोच रहे हो। आपका कोई दोस्त आपको चुप बैठा देख पूछ सकता है कि क्या आप किसी से नाराज़ हैं या किसी बात पर उदास हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आप कुछ कहकर संचार कर रहे होते हैं, उसी तरह कुछ न कुछ कहकर भी हम संचार कर रहे होते हैं।
अपनी भावनाओं से एक दूसरे को व्यक्त करते हैं। हम चाहे या ना चाहे अपने दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर है। अक्सर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका रही है। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए ही संबंध स्थापित करते हैं, रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। संचार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। गौर से देखिए तो सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उनके माध्यमों के साधनों के विकास की कहानी है। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या लिपि का या फिर छपाई का, इसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान करने की थी। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान करने में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए ही मनुष्य ने संचार के माध्यमों की खोज की है। आज हम जिस संचार क्रांति की बात करते हैं, आखिर वह क्या है? संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा आदि के जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को लगातार कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हो रही है, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि कुछ लोग मानते हैं कि आज दुनिया एक गांव में बदल गई है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो, संचार के माध्यम के जरिए कुछ ही मिनटों में हमें खबर मिल जाती है। अगर वहाँ किसी टेलीविज़न समाचार चैनल का संवाददाता मौजूद हो तो हमें वहाँ की तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती है। याद कीजिए 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने घटते देखा। इसी तरह आज टेलीविज़न के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरिए ठीक उसी समय देख सकते हैं। आप क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम भले न जाए, लेकिन आप घर बैठे उस समय मैच का सीधा प्रसारण लाइव देख सकते हैं। सच पूछिए तो आज संचार और जनसंचार के माध्यम में हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम हैं, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हम संचार माध्यमों की आकर्षक और रोचक दुनिया के बारे में और चर्चा करें, उससे पहले यह जरूरी है कि संचार और उसकी प्रक्रिया को बारीकी से समझा जाए, क्योंकि जनसंचार संचार का ही एक रूप है। अब हम देखते हैं कि संचार है क्या। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। इसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार ही कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं, जिससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी। दरअसल एक दूसरे के संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को भी एक दूसरे से बांटते हैं। लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है। संचार की तरह सिर्फ दो या उससे अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, हजारों लोगों के बीच होने वाले संचार तक को शामिल किया जाता है। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं।
इस तरह हमने देखा है कि संचार एक घटना के बजाय प्रक्रिया है, एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया जिसमें सूचना देने और पाने वाले की प्रक्रिया सक्रिय भागीदारी जरूरी है। दोनों की सक्रिय भागीदारी से ही यह प्रक्रिया पूरी होती है। अगर दोनों में से कोई संचार के लिए अनिच्छुक है तो संचार प्रक्रिया का आगे बढ़ना मुश्किल होता है। इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। संचार के तत्व, जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है तो इसका एक अर्थ यह भी होता है कि इस प्रक्रिया में कई चरण या तत्व शामिल हैं। संचार की प्रक्रिया में भी कई तत्व शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तत्वों की हम यहाँ सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। संचार की प्रक्रिया स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश, भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें। आपको इतिहास की एक किताब चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा के एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का सहारा लेते हैं। भाषा असल में एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है। आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग करते हैं। एनकोडिंग यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिससे आप अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। इसके बाद संचार प्रक्रिया में अगला चरण स्वयं संदेश का आता है। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचार अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। लेकिन संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए, इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर प्राप्त संदेश का कूट वाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। यह है एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। डिकोडिंग क्या है? एनकोडिंग की एक प्रकार की से उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्ह और संकेतों के अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि वह संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है। वह कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है, या कोई संस्था अथवा एक विशाल जनसमूह भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसे मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। वह प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। यानी आपका मित्र कह सकता है कि किताब देना या नहीं देना। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। ये भी पूछा जाता है फीडबैक किसे कहते हैं, एनकोडिंग या डिकोडिंग क्या हुआ है। तो ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न कई बार पूछा जाता है, फीडबैक किसे कहते हैं। यानी तुरंत बाद उसी प्रक्रिया को वापस प्राप्तकर्ता द्वारा
प्रतिक्रिया करना ही फीडबैक कहलाता है। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचार अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है। लेकिन वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती, उसमें कई बाधाएं भी आती हैं। इन बाधाओं को शोर कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है। यह मानसिक से लेकर तकनीकी की और भौतिक शोर तक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया में शोर को हटाना या कम करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे शोर, तो इसमें संदेश, माध्यम, स्रोत या संचारक, फिर संदेश होता है, फिर माध्यम बनता है, फिर प्राप्तकर्ता होता है, फिर पूरी ये प्रक्रिया है वो फीडबैक में बदल जाती है। फिर फीडबैक का मतलब फिर वापस इसका पता लगाया जाता है। संचार के प्रकार। संचार एक प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, उसके कई रूप या प्रकार है। हम यहाँ अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। वैसे संचार के विभिन्न रूप या प्रकार एक दूसरे में भी काफ़ी घुले मिले होते हैं, उन्हें अलग अलग देखना काफ़ी मुश्किल है। तो आज हमने ये इतना पढ़ा है, कल हम इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन हैं वो बन रहे हैं कि एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक किसे कहते हैं, संचार के प्रकार, संचार का महत्व क्या है, संचार की परिभाषा भी पूछ ली जाती है, इसकी विशेषताएं भी पूछ ली जाती है। तो ये 12वीं के बच्चों के, बोर्ड के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। तो कल हम संचार के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने इतना पढ़ा है, तो कल आगे ही इस चैप्टर को और पढ़ेंगे।